राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका सीडीपी का सेशन कर रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए, टी एग्जाम में जहाँ भी सीडीपी आती है सबके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए आज हमको आपको क्या देखना है, पियाजे मोरल डेवलपमेंट्स। पियाजे के अनुसार मोरल डेवलपमेंट्स किन किन से स्टेज में है। चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ रूल्स, वेयर डू रूल्स कम फ्रॉम, ये रूल कहाँ से आते हैं। हु मेक्स रूल्स, रूल्स कौन बनाता है। कैन रूल्स बी चेंज, क्या रूल को चेंज किया जा सकता है। चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु इज टू ब्लेम फॉर बैड थिंग्स। डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक्स एंड इंटेंशनल रॉन्ग डूइंग्स। तीसरा चीज आती है आपकी इसमें कि चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ जस्टिस, शुड बी पनिशमेंट फिट क्राइम, आर द गिल्टी ऑलवेज पनिश्ड, क्या गिल्टी जो दोषी होता है उसे हमेशा पनिश करना चाहिए। तो ये कुछ सवाल थे जो पियाजे के सामने थे। पियाजे ने क्या पाया, पियाजे फाउंड दैट चिल्ड्रंस आइडियाज रिगार्डिंग रूल्स, मोरल जजमेंट एंड पनिशमेंट गेट्स चेंज एज दे ग्रो ओल्डर। यानी रिजिड से हमको क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। क्या करना चाहिए हमको, रिजिड से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। देर आर टू स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट गिवन बाई पियाजे। सबसे पहला क्या था, हेट्रोनोमस यानी कि परायल, जहाँ पे 5 से 9 साल के बच्चों में क्या देखी गई, मोरलिटी। 4 से 7 के बच्चों में मोरल रियलिज्म, मोरलिटी इम्पोज करती थी किसमें, फ्रॉम आउटसाइड से। दूसरे पार्ट में क्या था, ऑटोनोमस यानी स्वायत्त, यहाँ मोरलिटी कहाँ थे, 9 से 10 साल में। और मोरल रियलिज्म कहाँ थे, 11 से 14 साल में। मोरलिटी बेस्ड ऑन देयर ओन। ठीक है, ऑटोनोमस में क्या होती है, मोरलिटी बेस्ड किस पे होती है, ओन के ऊपर, खुद के ऊपर। हेट्रोनिमस क्या कह रहा है, ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन कंसीडर रूल्स एज बीइंग एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग, दैट इज डिवाइन लाइक, नियमों में परिवर्तन संभव नहीं होता है हेट्रोनिमस के स्टेज में। दूसरा ऑटोनोमस में क्या कहता है कि चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज देयर इज नो एब्सोल्यूट राइट और रॉन्ग एंड दैट मोरलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंशन नॉट कॉन्शियसनेस, यानी फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, ऑटोनोमस में क्या रहती है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। दूसरा स्टेप हेट्रोनोमस में क्या है, चिल्ड्रन रिगार्ड मोरलिटी एज ओबेइंग अदर पीपल्स रूल्स एंड लीव्स व्हिच कैन नॉट बी चेंज, इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए, उसे चेंज नहीं करना चाहिए। जो बच्चा हेट्रोनोमस में चीज सीखता है, यही चीज स्टेप सेकंड में देखता है ऑटोनोमस में कि चिल्ड्रन टेक अदर पीपल इंटेंशन एंड सर्कमस्टेंसेस इनटू अकाउंट, स्टार्ट्स मेकिंग मोरल जजमेंट इन द सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में देखता है बच्चा कि दे एक्सेप्टेड दैट ऑल द रूल्स आर मेड बाय सम अथॉरिटी, जैसे पेरेंट्स हो गए, टीचर हो गए, गार्ड हो गए, तो इन सब की तरफ क्या गए, रूल्स बना दिए गए हैं। यहाँ के बच्चा देखता है कि देयर थिंकिंग बिकम्स मोर लाइक दैट ऑफ अडल्ट्स। चौथा स्टेप आता है, दे बिलीव दैट ब्रेकिंग द रूल्स विल लीड टू इमीडिएट एंड सर्व पनिशमेंट, कि अगर वो बच्चा क्या करेगा, रूल्स को तोड़ेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ बच्चे को ये पता होता है। उसी चौथे स्टेप में आपको ऑटोनोमस में क्या होता है कि विल रिगार्ड टू मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्डर older children don't just take the consciousness into account, they also consider motives, उनको अपना motives पता होता है। नेक्स्ट स्टेप आता है हेट्रोनोमस में कि द फंक्शन ऑफ एनी पनिशमेंट इज टू मेक द गिल्टी सफर, गिल्टी प्रूफ करने के लिए पनिशमेंट क्या होती है, काफी होती है। चिल्ड्रन नाउ अंडरस्टैंड दैट पीपल मेक रूल्स एंड पीपल कैन चेंज देम, दे आर नॉट परमानेंट। रूल्स क्या होते हैं, ऑटोनोमस में बच्चा जान जाता है कि रूल्स क्या होते हैं, चेंज किया जा सकते हैं और मनुष्य के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं, कोई वो परमानेंट चीजें नहीं है। 6 नंबर आता है कि द severity of the punishment should be related to serving of wrong doing, बच्चा जानता है गलत करने पर ही क्या होती है, पनिशमेंट मिलती है। चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज दैट रूल्स आर टू प्रिवेंट क्वारलिंग एंड इंश्योर फेयर प्ले। 7 स्टेप आता है आपका हेट्रोनिमस में कि दे थिंक दैट रूल्स कैन नॉट बी चेंज, बच्चे क्या सोचते हैं इसमें कि रूल्स क्या होता है, चेंज नहीं किया जा सकता। एंड हैव ऑलवेज बीन द सेम एज दे आर नाउ, जैसे अभी बच्चे क्या होंगे, हमेशा रहेंगे। देर आर डिस्टिंक्ट 4 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। पहला क्या थी, अनोमी, जो कि 0 से 5 साल के बच्चों में देखा गया, जहाँ पेन और प्लीजर देखा गया। हीरोनॉमी, जिसको अथॉरिटी कह गया, 5 से 8 साल के बच्चे में यहाँ क्या एक्सटर्नल रूल पे बेस्ड था। नेक्स्ट है आपका हेट्रोनॉमी, 8 से 13 साल में, जहाँ म्यूचुअल एक्सचेंज या टिट फॉर टेट जैसे को तैसे वाली स्थिति थी। फिर ऑटोनॉमी देखा 13 से 18 साल में, जहाँ बच्चे क्या था, सेल्फ डिसीजन था, सेल्फ के ऊपर फोकस्ड था।
इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लर्निंग एंड लर्निंग कर्व्स, अधिगम एवं अधिगम वक्र। लर्निंग क्या है? रोट लर्निंग होती है, और क्या होती है? मीनिंगफुल लर्निंग। जो मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है? हमारे जो जीवन से रिलेट करके जो चीज़ सिखाई जाती है वो क्या होती है? मीनिंगफुल लर्निंग होती है, और बच्चों के लिए यही क्या होती है? ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली होती है। खैर, लर्निंग इज ए रिलेटिविटी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो लर्निंग क्या है? रिलेटिवली हमारी परमानेंट को क्या करती है? चेंज कर देती है बिहेवियर में। हमारे बिहेवियर में जो परिवर्तन आता है वो इसी चीज़ से होता है। टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर इज नॉट लर्निंग। कुछ समय के लिए चेंज जो बिहेवियर में होता है वो लर्निंग नहीं होती है। जैसे थकान, इलनेस, ये सब क्या होती है? थोड़े समय के लिए चेंज होता है, हमारी थकान थोड़ी देर के लिए होती है, तो ये क्या होती है? ये कोई लर्निंग नहीं होती। अधिगम प्रक्रिया में रुचि, प्रेरणा, वातावरण आदि का विशेष स्थान है। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। लर्निंग क्या है? कि अनुभव द्वारा, एक्सपीरियंस द्वारा जो बिहेवियर में परिवर्तन आता है वो क्या होता है? अधिगम होता है। उर्वर्थ ने कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की क्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि सीखना आदतों, ज्ञान व आवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है? आदतों, ज्ञान व आवृत्तियों का अर्जन है। फिर आती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग शुड बी मीनिंगफुल। लर्निंग कैसी होनी चाहिए? मीनिंगफुल होनी चाहिए। लर्निंग इज यूनिवर्सल। लर्निंग कैसी होनी चाहिए? सार्वभौमिक होनी चाहिए। अनलर्निंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लर्निंग। जैसे पिक्चर को देख के, मूवी में हम लोग सीख जाते हैं ना चीजें, तो ऐसे क्या होती है? अनलर्निंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड। लर्निंग कैसा होना चाहिए? हमें उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग। लर्निंग करने से जीवन पर्यंत चलते रहना चाहिए। लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। अनुभव का क्या है? संगठन है। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। समायोजन की क्या है? प्रक्रिया है। लर्निंग इज ग्रेजुअल। सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए एक्टिव प्रोसेस। अधिगम एक क्या है? सक्रिय प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस। लर्निंग क्या है? आपकी व्यक्तिगत प्रक्रिया है। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। लर्निंग क्या है? आपका स्थानांतरण है। लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी। लर्निंग क्या? एक सामाजिक क्रिया भी है। तो लर्निंग के कुछ फैक्टर्स हम लोगों ने देखा। अच्छे से आप लोगों को टेलीग्राम पर एक पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग खुद से भी एक बार इसे अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, व्यक्तिगत कारक। दूसरा क्या होता है? एनवायरमेंटल कारक, जो पर्यावरण के द्वारा आप पे इफेक्ट डालते हैं। पहला क्या है? लर्नर रिलेटेड फैक्टर, शिक्षार्थी संबंधित कारक, जो कि पर्सनल फैक्टर्स में क्या है? मोटिवेशन, प्रेरणा, जहां हमें नीड की जरूरत होती है। एज, जो शिक्षार्थी की आयु होती है। मेच्योरिटी यानी परिपक्वता। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, जो हमारी कॉग्निशन लेवल को बताती है। एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता, जो क्या करती है? एबिलिटी टू एक्वायर अ स्किल। फैटिग यानी थकान। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। कुछ चीजें हम जैसे मैच्योरेशन एंड नीड्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड यानी एबिलिटी, विलिंगनेस टू लर्न, एबिलिटीज, हमारी इच्छा कितनी होती है हमें चीज़ों को सीखने के लिए। एस्पिरेशन लेवल क्या होता है? इमोशंस, बिलीफ्स, आइडियाज, लर्निंग स्टाइल्स, वैल्यूज, ये सब क्या है? पूरी तरीके से सही तथा मानसिक स्वास्थ्य भी क्या होता है? लर्नर की एक इफेक्ट करने वाली कारक होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टीचर रिलेटेड फैक्टर। शिक्षा से संबंधित कौन कौन से कारक होते हैं? सबसे पहला कारक क्या? आपका एनवायरमेंटल फैक्टर होगा। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, पाठ सहगामी क्रियाएं होंगी। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड बिहेवियर, उस विषय का ज्ञान और शिक्षक का व्यवहार। टीचिंग मेथड एंड रिइंफोर्समेंट, शिक्षण की विधि एवं पुनर्बल। और यूज ऑफ मीडिया, मीडिया का भी प्रयोग होने लगा है शिक्षा के क्षेत्र में। फैक्टर्स रिलेटेड टू कंटेंट, पाठ वस्तु से संबंधित कौन कौन से कार्य रिलेट करते हैं? विषय वस्तु से उद्देश्यपूर्णता, पाठ्यक्रम की संरचना व प्रकृति, पाठ्यक्रम आपका कैसा है? लेंदी है, अच्छा है, मॉड्यूफल है, किस तरीके से है, ये भी बहुत डिपेंड करता है। विषय वस्तु का क्रम, आकार व मात्रा, किस विषय वस्तु का उसका क्रम सही है, आकार है, किस क्वांटिटी में है, किस क्वालिटी का है, तो ये सब चीजें क्या होती है? डिपेंड करती हैं। अभ्यास का उचित विभाजन आदि, ठीक है, यानी प्रैक्टिस कितनी किस हिसाब में की जाती है। अधिगम संदर्भित होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए? लर्निंग शुड बी कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए। फैक्टर्स रिलेटेड विद द सिस्टम, अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक। कक्ष में छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था। अब आप कक्षा में बैठने के छात्र, मान लीजिए एक सीट पे 10 बच्चे बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगी? पढ़ाई में दिक्कत होगी, ठीक है। विद्यालय व परिवार का वातावरण, इन्वायरमेंट बहुत इफेक्ट करता है लर्निंग में, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कमरों में हवा तथा रोशनी का प्रबंध, कमरों में बराबर हवा आए, बराबर रोशनी हो, ताकि बच्चों के कोई भी तरीके की प्रॉब्लम महसूस ना कर पाए। उपकरण एवं प्रयोगशाला की व्यवस्था, क्योंकि बहुत से स्कूल में होते हैं जहाँ पे क्या होती है? इक्विपमेंट ही नहीं रहते हैं, लैब ही नहीं होती है, तो वहाँ पे बच्चे सीखेंगे कैसे? तो सब कुछ फैक्टर हैं अफेक्टिंग लर्निंग के लिए। इन चीज़ों की क्या करेंगे? अच्छे से पढ़ के रखेंगे। इसके बाद आता है आपका डोमेन ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम के क्षेत्र। कौन कौन से हैं? कॉग्निशन डोमेन, यानी जो हमारा हेड होता है वो क्या होता है? कॉग्निटिव डोमेन होता है। अफेक्टिंग डोमेन कौन होता है? हर्ट
और एक आपका साइकोमोटर डोमेन कौन सा होता है, हैंड। तो ये तीनों चीज़ें हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ध्यान करके रखिएगा। लर्निंग टर्म्स क्या होते हैं, अधिगम के वक्र। कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स, क्या है, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स। पॉजिटिव एक्सीलरेशन और कॉन्केव कर्व, नेगेटिव एक्सीलरेशन और कॉन्वेक्स कर्व, एस शेप्ड कर्व। व्हाट डज लर्निंग कर्व मीन, लर्निंग कर्व का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग। क्या है, प्रोग्रेस की जो रेट है वो क्या होती है आपकी, कर्व मीन होती है। सीखने की प्रक्रिया में एकदम से दक्षता हासिल नहीं होती है, एकदम से आप किसी चीज को सीखेंगे, एक दिन में 2 दिन में किसी चीज को सीख लें तो एकदम से आपको दक्षता, आप उसमें एकदम से प्रोफेशनल नहीं हो जाएंगे। सीखने की गति कभी तीव्र होती है तो कभी मंद होती है। आप सीखने में कभी पढ़ते हैं, कभी बहुत अच्छी गति से पढ़ते हैं, कभी क्या करते हैं स्लो हो जाते हैं, और कभी कभी बिल्कुल भी रुक जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता। तो चीज़ें क्या होती है, डिपेंड करती हैं, हर चीज़ें ग्रेजुअली होती हैं। आप एक बार सोचें कि एक बार में एक दिन में अगर चीज़ों को एडजस्ट कर लिया जाए तो फिर वो इतनी आसान नहीं होती हैं। हरमन एबिंगहास ने लर्निंग कर्व दिया, कब दिया था, 1882 से 1885 में। स्टेजेस ऑफ लर्निंग कर्व क्या थी, इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज और लास्ट स्टेज। 3 स्टेज दी इन्होंने, कौन कौन सी, इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज और लास्ट स्टेज इन्होंने दिया। कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स, यानी समान निष्पादन वक्र। इसमें क्या होती है, सीखने की समान गति, ये क्या है, आदर्श स्थिति है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन और कॉन्केव कर्व, धनात्मक त्वरण वक्र। पॉजिटिव एक्सीलरेशन में क्या होता है आपका, कॉन्केव कर्व में, इसमें क्या है, इसे बढ़ता हुआ या अवतल वक्र भी कहा जाता है। प्रारंभ के प्रयासों में गति मंद और बाद में क्या होती है, तीव्र हो जाती है। ठीक है, जैसे क्या होती है, पहले बच्चा धीरे धीरे सीखता है, उसके बाद पहले धीरे 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 शुरू करते हैं, फिर क्या होता है, इसकी गति क्या होती है, तीव्र हो जाती है। आपका क्या है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन यानी कॉन्केव कर्व। इसके बाद आता है आपका निगेटिव एक्सीलरेशन या फिर कॉन्वेक्स कर्व यानी ऋणात्मक वक्र। इसमें क्या है, घटता हुआ वक्र होता है, ये क्या उत्तल वक्र होती है, थकान अनिच्छा आदि कारणों से। ये क्या आपका निगेटिव कर्व है। ठीक है, यहाँ से पहले बच्चा तीव्र गति से सीखा, उसके बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एस शेप्ड और मिक्स्ड कर्व। ठीक है, शुरुआत में धीमी गति, फिर तीव्र और अंत में क्या होती है, धीमी हो जाती है। शुरुआत में क्या थी, जैसे आप ग्राफ में देखें तो गति क्या थी, धीमी थी, फिर क्या हुई, तीव्र हो गई, और फिर क्या हुई, गति धीमी हो गई। तो ये आपकी क्या थी, एस शेप्ड या फिर मिक्स्ड कर्व इसी को कहते हैं। इसके बाद आती है प्लेटोइक लर्निंग, अधिगम में पठार कैसे होते हैं, ए लॉन्ग फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, नो प्रोग्रेस और जीरो प्रोग्रेस, कोई भी प्रोग्रेस नहीं होता, या फिर आप यूँ कहें कि जीरो प्रोग्रेस होता है। जैसे क्या है, स्टार्ट में स्लो था, फिर एक एक्सीलरेशन गति पाई, और फिर क्या हो गई, एक चीज कांस्टेंट के रूप में चली गई। ठीक है, तो इसमें ना प्रोग्रेस होती है ना ही कोई सुधार होता है इस तरीके में। रीजन ऑफ लेटिन लर्निंग, यानी अधिगम उठार का कारण क्या क्या है, कार्य की जटिलता, सबसे पहला कारण क्या है, कार्य की जटिलता। फिर दूसरा आता है कि ज्ञान की सीमा। फिर क्या आता है, शारीरिक व मानसिक क्रिया में कमी। ठीक है, थकावट, रुचि का अभाव, वातावरण की कमी। वातावरण हर जगह इफेक्ट करता है, और वातावरण बहुत ही अच्छा होना चाहिए किसी भी चीज को सीखने के लिए। परिपक्वता में कमी, मेच्योरिटी में आपकी कमी होती है। कार्य के प्रति उदासीनता, गलत आदतों से सीखना, यानी सीखने की अनुचित विधियों का प्रयोग। ठीक है, सॉल्यूशन इसका क्या है, आपका वातावरण कैसा होना चाहिए, आपका अनुकूल वातावरण होना चाहिए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, चीजों को अच्छे से सीख पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसफर फॉर लर्निंग। ठीक है, अधिगम का स्थानांतरण। जब व्यक्ति किसी कौशल तथा अर्जित ज्ञान का प्रयोग किसी अन्य परिस्थिति में करता है तो वह स्थिति अधिगम का स्थानांतरण कहलाती है। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ अप्लाई एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स टू न्यू सिचुएशन इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इट मेक्स लर्निंग प्रोसेस इजी. It can also help in developing mental abilities of a learner which we can use in another task also. इस प्रकार के अधिगम के स्थानांतरण से मानसिक शक्तियों का विकास होता है जिसे हम अन्य कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है कि कोई नॉलेज होता है और हम किसी और चीज के लिए उस नॉलेज का जब उपयोग करते हैं तो ये क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई नॉलेज है, आपके पास कोई बेसिक चीजें हैं, आप किसी चीज को देखते हैं, फिर आप उन चीजों के बारे में उसको अडॉप्ट करते हैं, उन चीजों को सीखते हैं, उनके बारे में आपके अंदर एक विलिंग उत्पन्न हो जाती है, तो क्या होता है, ये हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू देखें कि एक विषय का सीखना किसी दूसरे विषय के सीखने में सहायक या बाधक हो सकता है। जैसे अब आपको कोई चीज़ आती है तो आप किसी दूसरे विषय को इजिली वे में सीख सकते हैं, या हो सकता है थोड़ी डिफिकल्टीज का भी सामना करने को पड़ सकता है। अर्नेस्ट हिलगार्ड ने क्या बताया कि अधिगम स्थानांतरण में एक प्रक्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है।
अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है, यानी लर्निंग ट्रांसफर में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। गुथरी ने बताया कि अधिगम स्थानांतरण को व्यवहार को बढ़ाने और लागू करने की क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। गुथरी ने क्या बताया कि अधिगम स्थानांतरण लर्निंग ट्रांसफर को व्यवहार को बढ़ाने और लागू करने की क्रिया में परिभाषित किया जा सकता है, यानी व्यवहार को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, लर्निंग ट्रांसफर का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी आपको ट्रांसफर और लर्निंग के कितने टाइप्स हैं इन चीज़ों को देखने को यहाँ पे मिलता है। पहला क्या है, पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग, यानी सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। दूसरा है निगेटिव ट्रांसफर लर्निंग, नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। तीसरा है न्यूट्रल जीरो ट्रांसफर, शून्य स्थानांतरण। अब आती है आपके पास क्या, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, यानी समरूप तत्वों का सिद्धांत, जो कि किसने दिया था, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स किसने कहा, थॉर्नडाइक ने बताया था। एक कार्य का दूसरे कार्य का कितना स्थानांतरण होगा या इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों कार्यों में सहचार्यात्मक तत्वों की कितनी समानता है। एक कार्य का दूसरे कार्य पर डिपेंडेंट इस चीज को डिपेंड करता है कि उनके बीच में क्या है, कॉमन कितनी चीजें हैं, कि कितनी चीजों पर उन चीजों की बात निर्भर करती है, वो कितनी चीज कॉमन है। जैसे आपके पास एक स्किल से दूसरी स्किल से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिगर में, फिर कॉमन एलिमेंट्स इनके बीच जो होगा वही चीज क्या होगा, पूरे तरीके से निर्णायक होगा। ठीक है, आप साइकिल चलाना जानते हैं तो आप बाइक चलाना सीख सकते हैं, क्योंकि उनमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट बताता है कि एक ज्ञान आपको दूसरे ज्ञान पर किस हद तक कितना फायदेमंद होगा। इसके बाद आता है आपका स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम के अंतरण के विशिष्ट प्रकार। जहाँ पहला आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर, यानी एक पक्षीय अंतरण। दूसरा आता है बाइलैटरल ट्रांसफर, यानी द्विपक्षीय अंतरण। तीसरा आता है वर्टिकल ट्रांसफर, यानी लंबात्मक अंतरण। चौथा आता है आपका हॉरिजेंटल ट्रांसफर, यानी कि क्षैतिज अंतरण। अब एक एक करके देखते हैं। पहला आता है आपका यूनिलैटरल ट्रांसफर, यानी एक पक्षीय अंतरण। क्या होता है, जब हम अधिगम के लिए शरीर के एक ही अंग का प्रयोग करते हैं तो वहां पर आपका एक पक्षीय स्थानांतरण होता है। तो हम क्या करते हैं कि शरीर के किसी भी एक अंग का प्रयोग करेंगे किसी भी लर्निंग के लिए, तो क्या हो जाएगा, आपका एक पक्षीय अंतरण हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका बायलैटरल ट्रांसफार्मर, यानी द्विपक्षीय अंतरण। क्या होता है, जब हम किसी एक भाग से कुछ सीखते हैं और दूसरे भाग पर भी उसका असर पड़ता है तो फिर क्या होता है, वो बायलैटरल ट्रांसफार्मर होता है, द्विपक्षीय अंतरण कहलाता है। जैसे हमने किसी एक भाग से कोई चीज सीखी, अपने शरीर के किसी एक भाग से दूसरी चीज सीखी और उसका प्रभाव क्या हुआ, हमारे दूसरे भाग पर भी पड़ा, तो क्या हो जाती है, आपकी बायलैटरल ट्रांसफार्मर हो जाती है लर्निंग, यानी द्विपक्षीय अंतरण होते हैं। इसके बाद आता है आपका वर्टिकल ट्रांसफार्मर, यानी लंबात्मक अंतरण। ये क्या कहता है, इसका अर्थ है श्रेणीबद्ध तरीके से सीखना, या धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकता है, यानी एक सीरीज में सीखना क्या कहलाता है, आपका वर्टिकल ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांसफार्मर, यानी क्षैतिज अंतरण। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण का उपयोग उसी तरह की परिस्थिति में किया जाए तो उसे क्षैतिज अंतरण कहलाता है। एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में मदद करता है। जैसे अब किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके पास जो ज्ञान है, जब आपके पास वही पर्टिकुलर सिचुएशन आएगी तब आप उसका क्या करेंगे, वहां पे उपयोग करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफार्मर हो जाएगा। एक बार चारों फिर से रिवाइज कर रहे हैं। पहला क्या था आपका यूनिलैटरल, जहाँ पे क्या था, जब शरीर के किसी एक ही अंग का प्रयोग करके किसी ज्ञान को अर्जित करते हैं तो होता है आपका यूनिलैटरल ट्रांसफार्मर। दूसरा था आपके पास बायलैटरल ट्रांसफार्मर, द्विपक्षीय अंतरण, जब हम किसी एक भाग से कुछ सीखते हैं और उसका हमारे दूसरे भाग पर भी असर पड़ता है, तो ये क्या था, आपका बायलैटरल था। तीसरा था आपका वर्टिकल ट्रांसफार्मर, इसका अर्थ क्या होता है, आप एक सीरीज में किसी सीखते हैं, या आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। एक क्या था, हॉरिजॉन्टल था, कि एक परिस्थिति में आपके पास जो कोई ज्ञान होता है, जो अनुभव होता है, तो आप उसी परिस्थिति में जब उसका उपयोग करते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफार्मर, यानी क्षैतिज अंतरण कहलाता है। एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में काम आता है, उसकी मदद करता है। तो ये आपकी चार टाइप्स ऑफ क्या थी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थी, तो इनको याद रखिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसफर फॉर लर्निंग। इसके बाद आता है प्रोगेटिव लर्निंग। ए स्किल लर्न्ड इन द पास्ट अफेक्ट्स अ स्किल करंटली बीइंग लर्न्ड टू बी लर्न्ड इन द फ्यूचर। इसके बाद आती है आपकी रेट्रोएक्टिव ट्रांसफार्मर, यानी लर्निंग अ न्यू स्किल अफेक्ट्स ए प्रीवियसली लर्न स्किल्स, यानी जब आप नई स्किल्स सीखते हैं तो जो आपकी पुरानी स्किल्स होती हैं, जो पिछली स्किल्स होती हैं, उन पे क्या होती है, इफेक्ट डालती है। ये क्या होती है, आपकी रेट्रोएक्टिव ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी शास्त्रीय अनुबंधन। इवान पावलोव ने 1904 में इसके लिए नोबेल प्राइज पाया। डाइजेशन के एसेस लर्निंग, यानी स्टिमुलस उद्दीपक, यहाँ फूड और बेल दोनों थी। रेस्पोंडेंट कंडीशन, यानी अनुक्रिया अनुबंधन था। पहला केस उन्होंने बताया
कि न्यूट्रल स्टिमुलस यानी NS का केस था, यहाँ पे क्या थी कंडीशनिंग स्टिमुलस थी, यहाँ पे क्या थी आपकी घंटी थी। दूसरा इन्होंने बताया कि अनकंडीशन स्टिमुलस यानी UCS, यहाँ पे क्या था फूड था। तीसरा बताया इन्होंने अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यहाँ UCR था, यानी यहाँ पे क्या थी आपकी, आप थॉर्नडाइक वाले जब पूरा वो पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक की जब पूरी कंडीशन वो पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीज़ें आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन होंगी। सिलाइवेशन, यहाँ लार क्या थी आपकी कंडीशन प्रोसेस थी, कंडीशन स्टिमुलस क्या थी यहाँ पे बेल थी, और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या थी आपकी सलाइवा यानी कि लार थी। बिफोर कंडीशन के लिए पहले क्या था, USCS क्या था फूड, और UCR क्या था सलाइवा। जहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था बेल बजाने पे। ड्यूरिंग कंडीशन, जब कंडीशन लगाई गई थी तो क्या था, NS क्या था आपका बेल थी, और UCS क्या था आपका फूड था। तो फिर UCR क्या मिला था आपको सलाइवा मिली थी, और आफ्टर कंडीशन के बाद CS क्या हो गई बेल, और CR क्या हो गया था आपका सलाइवा हो गया। ठीक है, इसमें से क्या चीज निकल के आती है इस थॉर्नडाइक की थ्योरी से, एक्विजिशन यानी धारण करने की क्षमता, स्टिमुलस जनरलाइजेशन यानी उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदीकरण, और एक्सटेंशन यानी कि विलुप्तीकरण, और स्पॉन्टेनियस रिकवरी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, बेल बजाने पे क्या होता है, बिल्ली क्या होती है, खाना खाती है। तो वही वाली कहानी है पूरी तरीके से, एक बार आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो चीजें आपको क्रिस्टलाइन क्लियर होंगी अच्छे से। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, स्टिमुलस कंडीशन क्या थी, यानी CS UCS क्या थे प्रेजेंट एट द सेम टाइम, बेल बजाएगी फूड आया। डिलेड कंडीशन क्या थी, प्रेजेंट CS व्हाइल CS इज स्टिल देयर प्रेजेंटेड UCS, यानी बेल बजाई गई और बीच में क्या था गैप था फूड आने में। ट्रेस कंडीशन क्या थी, प्रेजेंट क्या था CS, शॉर्ट ब्रेक देन प्रेजेंट क्या था UCS, और बैकवर्ड कंडीशन क्या थी, UCS इज प्रेजेंटेड देन CS इज प्रेजेंटेड, एंड फूड आने में क्या हुआ बेल आ गई। UCS क्या था फूड था, CS क्या थी बेल थी। तो ये आज की क्लास थी आपकी। PDF आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल AT की पाठशाला पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से इसको आप PDF को डाउनलोड करेंगे और 2 बार कम से कम खुद से भी पढ़ेंगे। एक बार वीडियो देखेंगे, 2 बार PDFs को पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे से आप चीज़ें एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेंगे तो भी मिल जाएगा आपको AT की पाठशाला। AT की पाठशाला आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे या चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और PDF को डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।